हरियाणा में किसानों की धान की लगभग 70 से 80% की कटाई हो चुकी है। धान कटाई के बाद किसान अपनी नई फसल की तैयारी करने में लग गए हैं। हरियाणा में मुख्य तौर पर आने वाली फसल गेहूं की फसल है, जिसका रकबा हरियाणा में काफी ज्यादा होता है। ऐसे में किसानों को एक बड़ी समस्या रहती है कि वे हरियाणा में उगाई जाने वाली उन्नत किस्म की पहचान कैसे करें और गेहूं बिजाई का सही तरीका कैसा हो, जिससे वे अच्छी पैदावार गेहूं की फसल की ले सके। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कृषि एक्सपर्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में कौन कौन सी उन्नत और नवीनतम किस्म गेहूं की लगाई जा सकती है और इसकी बिजाई की वैज्ञानिक विधि क्या है। हरियाणा में उन्नत और नवीनतम गेहूं की किस्म, गेहूं बिजाई के दौरान खाद की मात्रा, बीज उपचार, मंडूसी यानी गुल्ली डंडे खरपतवार पर नियंत्रण और किसान ड्रिल विधि से कैसे करे बिजाई और इस वर्ष में गेहूं का उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है, इस विषय को लेकर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक से जब बातचीत की गई तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। गेहूं की जो अगेती बिजाई होती है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और वो 5 नवंबर तक हम कहते हैं कि अगेती बिजाई है। 5 नवंबर के आगे फिर वो समय से बिजाई मानी जाती है, पर 25 नवंबर के बाद जो बिजाई होती है उसको हम मानते हैं कि पछेती बिजाई या लेट से बिजाई उसको हम कहते हैं। अगर हरियाणा की बात करें, गेहूं की उन्नत कौन कौन सी किस्में हैं और अगेती और पिछेती में कौन कौन सी किस्में आती हैं? प्रमुख रूप से जो अगेती वैरायटीज हैं वो समय से भी चलती हैं वो, लेकिन उसमें खास करके अभी जैसे हमारे पास है DBW 327 है, DBW 372 है, DBW 370 है, DBW 371 है और कुछ और प्रजातियां भी हैं जो विभिन्न माध्यमों से आती हैं, यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी आती हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से जो है वो है PBW 826 है या HD 3386 है या WH 1270 है। ये अलग अलग और जगहों से आती हैं प्रजातियां, ये अगेती और समय से बिजाई के लिए। कोई नई वैरायटी की अगर बात करें इस बार कुछ अभी जो नई वैरायटी हमारे पास आई है उनमें से अनुमोदित हुई है अभी वो, और अभी आगे आने वाले दिनों में जब वो केंद्रीय जो संस्तुति एजेंसी है वहां से जब एक बार नोटिफाई हो जाती है तब हम उनको कहेंगे कि वो रिलीज हो गई है नई वैरायटी। कौन सा कितना खाद डालना चाहिए अगर हम बात करें? खाद के बारे में यह है कि किसान भाई करीब करीब जो एक बैग DAP अगर डाल देते हैं शुरू में, उसके साथ मिला करके आप 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और आधा बैग यूरिया अगर ये मिला करके आप डाल देते हैं बिजाई के समय, तो आपके उत्पादन को अच्छा रहने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है और सिंगल सुपर NPK है अगर आपके पास 12-32-16 का, तो उसके साथ आप आधा बैग यूरिया मिला करके भी डाल सकते हैं उसमें। बिजाई करने की विधि क्या है और कौन सी ज्यादा बेहतर रहती है? बिजाई करने के लिए देखिए लाइन सोइंग हमेशा प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके पास उसमें कुछ अवशेष पड़े हुए, फसल अवशेष पड़े हुए हैं, तो नेचुरली आप उसको हैप्पी सीडर या कुछ इस तरह के संयंत्रों से करेंगे बिजाई। अदरवाइज अगर आप खेत तैयार करके कर रहे हैं तो ड्रिल के साथ बिजाई करें, उससे आपको लाभ होगा। अगर बिजाई के दौरान बीज उपचार कैसे करेंगे? हाँ, बीज उपचार के लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई किसान भाइयों को लगता है कि ये उतनी आवश्यक नहीं है क्योंकि उनको शुरू में तो कोई बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन अगर आपने बीज उपचार कर दिया तो उससे आगे आने वाली बीमारियों से बचाव होता है। ये बहुत एक पते की बात समझने वाली है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 2-3 केमिकल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। एक कार्बेंडाजीन है 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से, और दूसरा है टेबुकोनाजोल जो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है पौधों को। तो आप मंडूसी की बात करें, वो भी अच्छी देखी जाती है, तो क्या लगता है अगर हरियाणा की बात करें तो क्या रहती है यहाँ पे, किस साइड ज्यादा रहती है? मंडूसी का ऐसा है कि देखिए जो लोग तो क्रॉप रोटेशन में रहते हैं अच्छे से और चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनके यहाँ इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही केमिकल का बार बार उपयोग करते रहते हैं, उससे क्या होता है मंडूसी एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कई बार आदमियों में भी हो जाता है, उससे वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है उनके अंदर। तो उसी तरीके से पौधों के अंदर भी है। तो उनमें क्या होता है कि अभी जिनमें रेजिस्टेंस हो गया है, जो दवा डालने के बाद भी मंडूसी नहीं मरती है, उस केस में उनको हमारे साइंटिस्टों द्वारा जो अभी टेस्ट किया गया है, अगर आप पायरोक्सासल्फोन एक दवाई है
इसका अगर 60 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़कते हैं, इसको आप क्या करेंगे 150 से 200 लीटर पानी में मिला लें और उसके बाद उसको 1 एकड़ में छिड़क दें, तो आपकी जो मडूसी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसका छिड़काव निश्चित रूप से बिजाई के 3 दिन के अंदर ही करें, अदरवाइज ये कामयाब नहीं होगा। तो अगर आप देर कर देंगे तो दवाई भी जाएगी आपकी और उसका फायदा भी नहीं होगा। तो आप बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर पायरोक्सासल्फोन का उपयोग करें 60 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके। अगर बात करें तो किस साइड ज्यादा होती है? जहाँ रेगुलर राइस वीट रोटेशंस चल रहे हैं और दवाओं का छिड़काव अधिक मात्रा में और लगातार एक ही दवा का छिड़काव करते रहते हैं हम, उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उत्पादन टारगेट क्या रहा था और इस बार क्या है? जो पिछले बार उत्पादन हुआ वो बहुत ही खुशी की बात है और सभी किसान भाइयों को लाख लाख धन्यवाद और बधाई कि पिछला हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है 113.29 मिलियन टन का और इस साल अच्छे सीजन को देखते हुए प्रेडिक्शन गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है वो है 115 मिलियन टन का। तो अगर बात करें तो क्या अगर आईसीआर की बात करें तो क्या टॉप सेकंड में अभी फर्स्ट में आने के चांसेस हैं? देखिए इंडिया जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है गेहूं उत्पादन में और एक बात समझने की जरूर है कि कई देशों में जैसे चाइना में भी बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जहाँ की लंबी अवधि की गेहूं होती है, वो विंटर व्हीट बोलते हैं उनको। तो स्नो में रहती है, बर्फ में रहती है, फिर बर्फ पिघलती है, फिर वो मतलब 6, 7, 8 महीने की क्रॉप होती है, जबकि हमारी क्रॉप जो होती है 4 से 5 महीने की होती है। तो निश्चित रूप से उसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे सभी वैज्ञानिक भाई और सभी किसान अगर इसी तरह से जुझारू रूप से लगे रहे तो मुझे लगता है कि नजदीक तो हम पहुंच जाएंगे। तो अगर गेहूं की बात करें तो हरियाणा किस स्टेट में ज्यादा मतलब अभी जो प्रोडक्टिविटी है इस साल की अगर हम देखें तो पंजाब 5 टन से ऊपर का है उसका जो यील्ड रहा है और हरियाणा लेकिन उसके काफी नजदीक पहुंच रहा है। तो हरियाणा में स्कोप है अभी भी, थोड़ा सा और गुंजाइश है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। इस बार मौसम को लेके कुछ की ज्यादा हो सकती है कॉन्ट्रीब्यूशन? मौसम के बारे में तो IMD विशेष तौर पे अपनी देता रहता है एडवाइजरी और हम लोगों के संस्थान में भी हर 15 दिन पे अब पूरे इस क्रॉप के दौरान हर 15 दिन में एक एडवाइजरी जारी की जाएगी जिसमें मौसम के अनुमान को देखते हुए क्या क्या किसान भाई कार्रवाई करें, किस ढंग से अपने फसल को बचाएं या बेहतर करें, वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। तो मेरे ख्याल से लगातार IMD की रिपोर्ट्स को देखते रहो और हमारी एडवाइजरी देखते रहो। किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम हैं और आप हमें इतना सम्मान देते हैं, आप हमारी वेराइटीज को इतना अच्छी तरीके से अपने खेतों तक, संस्थान में भी हर 15 दिन पे अब पूरे इस क्रॉप के दौरान हर 15 दिन में एक एडवाइजरी जारी की जाएगी जिसमें मौसम के अनुमान को देखते हुए क्या क्या किसान भाई कार्रवाई करें, किस ढंग से अपने फसल को बचाएं या बेहतर करें, वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। तो मेरे ख्याल से लगातार IMD की रिपोर्ट्स को देखते रहो और हमारी एडवाइजरी देखते रहो। किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम हैं और आप हमें इतना सम्मान देते हैं, आप हमारी वेराइटीज को इतना अच्छी तरीके से अपने खेतों तक ले जाते हैं, उत्पादन आप बढ़ाते हैं देश का और आप पे नाज है देश को और आपकी वजह से देश जो है तरक्की कर रहा है। और आप याद करें कोरोना के दिन जब लगभग सारी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी बड़ी ठप हो रही थी, उस दौरान हमारे कृषक भाइयों के परिश्रम से जो अन्न गोदाम भरे हुए थे हमारे, उसकी वजह से जो हमारा एक तरीके से उन्नति हुई है वो किसी से छुपी नहीं है और पूरा विश्व आपकी तारीफ करता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आप हमारे साथ गर्मजोशी से लगे रहें, हमारा देश दिनों दिन उन्नति करेगा। कौन सी तारीख लगता है कि अभी जो बिजाई है गेहूं की वो किस टाइम पे होनी चाहिए? 25 अक्टूबर से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिनके खेत तैयार हो सकते हैं और खेत तैयार करके जो समय से आगे की बिजाई की जो प्रजातियां हैं उनको उपयोग में लाएं। आपका नाम और मैं रतन तिवारी यहाँ का निदेशक हूँ जी।